हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, एक पॉइंट की डिस्कशन हमने ये करी थी कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे देश में आए थे, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप उनको बोल लो, या एलपीजी रिफॉर्म्स बोल लो, इसको हमने हमारे देश में 8th 5 ईयर प्लान में इनकॉर्पोरेट करा था। बिकॉज 1991 में तो ये रिफॉर्म्स आते ही हैं जब इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करता है $7 बिलियन के लोन के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कंडीशन रखी जाती है कि देखो ये लोन है, यू हैव टू पे बैक द लोन अमाउंट अलॉन्ग विद प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि ये लोन है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अपनी इकॉनमी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। कुल मिलाकर वेस्टर्न कंट्रीज़, स्पेसिफिकली यूएसए, आपके देश में इन्वेस्ट कर सके और आप उसको रोकोगे नहीं, ठीक है। तो इंडिया ना चाहते हुए भी इंडिया को अपनी सॉवरेनिटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कहीं ना कहीं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इसका मतलब ये यूएसए के पाले हुए कुत्ते हैं, है ना। मतलब एक सेंस समझ जाओ, मतलब हमें लिखना नहीं है, लिखने का भी मैं बताता हूँ। मतलब इतना तो समझ में आता है ना हमें कि ये यूएसए के पाले हुए कुत्ते हैं ये, है ना। कि जो इन्होंने अपना दिमाग लगाया इंडिया के दरवाजे खुलवाने के लिए इकॉनमी के, वो इनका खुद का दिमाग नहीं था, ना ही इनके चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दिमाग था। वो यूएसए ने पीछे से बोला होगा, है ना। समझ में आता है हमें ये वाली चीज़। ऐसे ही हमें जो यूएसए के जो 4 ऑपरेशंस थे, ठकुराइन तुम्हें याद होगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उस सेंस में भी यूएन काफ़ी वीक नज़र आता है कि जब वो यूएसए को रोकता भी है, लेकिन यूएसए फिर भी फर्स्ट गल्फ वॉर में 34 कंट्रीज़ की कोलिजन और दूसरे में 40 से ज़्यादा प्लस की कंट्रीज़ की कोलिजन बनाकर सद्दाम हुसैन पे इराक पर अटैक कर देता है ना। ये जो, अब देखो मैंने कुत्ता तो बोल दिया, इनको कुत्ता तो लिख नहीं सकते हम लोग, ठीक है, या फिर ऐसे कोई हार्श टोन तो यूज़ कर नहीं सकते, है ना। अब हमें इसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो देखो, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यूएसए ने दुनिया में बनाए और फाइनेंशियल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जिसका फ़ायदा यूएसए को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए थे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह थ्रू, ये याद रख लेना, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ये टर्म। ब्रिटन वुड्स सिस्टम, BRETTON, ब्रिटन वुड्स सिस्टम। ये ब्रिटन वुड्स एक्चुअली ना जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना से सिस्टम बना। ये ब्रिटन वुड्स एक एग्रीमेंट था, जिसके अंतर्गत कुछ यूरोपियन देशों ने बोला कि हाँ, अगर अमेरिका इस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोलता है देश में, दुनिया में व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, लाइक WTO, फाइनेंशियल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो हम उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बाद में आगे बढ़ते बढ़ते चालाकी ये हो गई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी इनको फ़ायदा मिला, ठीक है, उससे इन कंट्रीज़ के पास पैसा तो अधिक मात्रा में था ही, और दूसरी कंट्रीज़ को अपनी डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए था, व्यापार में रिलैक्सेशन चाहिए थी। तो वही है ना, मजबूरी में आप जिसके सामने जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखो, सामने वाले को एग्री करना पड़ता है। 1991 में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंडिया की मजबूरी साफ तरीके से झलक रही है, छलक रही है ना। नहीं भी माने तब भी इकॉनमी के दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं, राइट। तो चलो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, एलपीजी स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11th क्लास की जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो NCERT है, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स दे रखा है, ये उस चैप्टर की जिस्ट है, उसका नाम है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है वो, नाम है उसका LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अभी काफ़ी हद तक हमें ऐसा लगता है कि जब LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए हमारे देश में, तो ये सारा का सारा फ़ायदा जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को ही हुआ, जो कि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। बात ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है।
ये 99% बात तो है, 1% एक और राज है इसके पीछे। वो ये है, जहाँ से समझना मेरी बात, ये आपको बुक्स में मिल तो जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ये वाली हिंट ना। समझो पहले इस बात को जो मैं क्या बोल रहा हूँ बिल्कुल इत्मीनान से। जब ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, करवाए जाते हैं, होते क्या करवाए जाते हैं हमसे IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वही वाली बात है ना, जब हमें कोई पैसा देता है तो वो हमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सुना लेता है ना, ऐसे यूज़ करना, वैसे यूज़ करना, इतने टाइम में वापस कर देना, ठीक है, ये वो करके। अब जब हमें कोई भी कभी बड़ा अमाउंट देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी रिश्तेदार ने दिया हो आपके पापा को, आपके पापा ने किसी को दिया हो, तो वो ना बाप बन के सिखाने लगते हैं सामने वाले को कि उनका पैसा ऐसे ऐसे तुम्हें इन्वेस्ट करना, ये करना, वो करना, ताकि वापस आ जाए, तुम्हें फ़ायदा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अल्टीमेटली बात तो यही है कि जिसने पैसा जिसको दिया होता है उसको अपना पैसा वापस चाहिए, तो सामने वाले को वो कुछ स्ट्रैटेजीज बता रहा है कि भैया मेरा जो पैसा है इसको मैं दे रहा हूँ, ये लॉस में ना जाए, है ना। अब अगर आप देख चुके हो कि सामने वाली अपनी नैया एक बार डुबा चुका है, ठीक है, वो एक बारी फाइनेंशियल क्राइसिस से होते होते अपने देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगवाने से बिल्कुल बच चुका है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ तो है ना कि सामने वाला पैसा ऐसे कोई मुंह उठा के तो दे देगा नहीं, भले आप वो लोन है, लोन में प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा, ब्याज वापस मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई अपना पैसा जो है एकदम से ऐसे दे देगा। तो सबसे पहले जब बात आई ना कि इकोनॉमी के दरवाजे तो खोलने ही खोलने, इकोनॉमी के दरवाज़ा खोलने की कंडीशन जो थी वो एक पर्सपेक्टिव था LPG रिफॉर्म्स का। एक पर्सपेक्टिव कैसे? IMF वर्ल्ड बैंक को लगा पैसे की रिकवरी और इंडिया को दोबारा फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी पे लाने का जो एक विजन है, जो एक गोल है, उसका ये एक हथकंडा है, एक रास्ता है कि वो अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोल दे। अब IMF वर्ल्ड बैंक ने शर्त अनुसार ये भी देखा कि हम तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, भारत से बोला कि हम तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि तुम अपने देश में किस प्रकार से आज़ादी के बाद क्या भट्टा बिठा दिया तुमने कि नौबत यहाँ तक आ गई थी कि तुम्हें हमसे $7 बिलियन का लोन लेना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है ना, कुछ तो चल ही रहा होगा ना। परिवार में कोई अपना बिजनेस डुबो दे और फिर वो आपसे पैसा मांगे, आपके पापा से पैसा मांगे, कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी ना उसकी, या कुछ ना कुछ वो समझ ना पाया हो। तो इन्होंने देखा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, और उसमें इनको ये नज़र आया कि एक तो भारत सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये करता है कि वो ना, उसने मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन बताओ ज़रा, मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल में शुरू में भारत ने कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकॉनमी किसको पकड़ा दिया था? उसकी कमान, उसकी लगाम गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर साले एग्जिस्ट भी करते थे, तब भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ही देती थी, है ना। और पता है इस कदर रिस्ट्रिक्शंस थी, आप सोच के देखो यार, कि प्राइवेट सेक्टर को ये भी अलाउ नहीं था कि वो एक लिमिट से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। मतलब गुड्स के ऊपर सीलिंग लगा दी थी कि एक लिमिट से ज़्यादा वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इतने से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, एक साल में इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं हो सकते गुड्स प्रोड्यूस। तो प्राइवेट सेक्टर बेचारे जो लोग होते थे ना, मतलब जो जिनके पास पैसा होता भी था, वो ही सोचते थे भाई सरकार की रिस्ट्रिक्शंस इतनी है, हम भाई अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, हम बिल्कुल डेवलप नहीं कर सकते हैं। और ये जो सरकार जो रिस्ट्रिक्शन लगाती थी ना, तो ये था, इसका नाम सुन लो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत। और इसमें से सबसे फेमस डॉक्यूमेंट था जिसने लंका लगाई, इम्बैलेंस करा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन ऑफ 1956। एक और आया था ऑफ 1949, ठीक है, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है IPR। ओके, अभी देख रहे हो ना, ये वक्त देख रहे हो, 1949 और 1956 दो आए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948-49 एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, ठीक है। अब इन्होंने ये देखा कि जब तुम अपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को ये बोलते हो कि तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम इतने से ज़्यादा गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तुम्हें पॉलिसी अपनानी है, तुम बाहर से सामान कम से कम मंगवाओ, वरना उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगेगा, ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगेगी,
इसके अलावा इतनी नॉनसेंस चीज़ कि उन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए परमिशन मिल जाती थी जो कि गांव में जाकर अपनी इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहे ताकि गांव के लोगों को फायदा मिले। भाई मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठा हूँ, मुझे समाज सेवा नहीं करनी है, मैं क्यों जाके खोलूँगा गाँव में। और फिर सरकार वहाँ पर बोलती थी कि तुम्हें टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा, बिजली के जो रेट है वो तुम्हारे लिए बहुत कम हो जाएंगे, गाँव के लोगों को भी फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेगा। कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल ये समाज सेवा करने के बारे में सोचता है? बताओ। दिल्ली वाले, मुंबई वाले, कोलकाता वाले, चेन्नई वाले पागल हैं, वो अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री सेटअप करके बैठे हुए हैं। वो गांव में जाकर ना खोल लें, तारी तो डालनी है खंबे से, दो 1-1 करोड़ की बिजली चलाते रहो, फ्री है बिल्कुल। वो पागल है, वो ये क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठा होता है। तो हमारे देश में एक एटमॉस्फेयर ऐसा छा गया था उस टाइम पर, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस के बाद, कि भाई प्राइवेट काम बेकार है, सब लोग जस्ट एम फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। और इस जमाने में आप कभी आंकड़े देखना, सबसे ज्यादा लोग तैयारी करते थे IAS IPS की या रेलवे में लगने की। रेलवे मतलब IAS IPS तो चलो ठीक है, मिनिमम सिलेक्शन हमेशा से देता है, लेकिन रेलवे में लगना है, क्लर्क लगना है, बैंक PO लगना है, लोग मतलब अपनी एक फिक्स्ड एक वो चाहते थे। और जो कुछ नहीं करता था वो मतलब उसको इंडस्ट्री से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वो खेती बाड़ी करके अपना सेल्फ सस्टेनेंस को प्रमोट करता था। मतलब वही कि इतना उगालूंगा मैं, इतना ताकि मेरे खाने भर को हो जाए। प्राइवेट काम को सरकार अलाउ नहीं कर रही है। तो IMF वर्ल्ड बैंक ने ये देखा, ये पागल है क्या भारत की सरकार? जब इनके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा, वैसे मिक्स इकोनॉमी का मॉडल लेकर, नारा लेकर ये चिल्ला रहे हैं। अब भारत बोलता था हमारे देश को आज़ाद हुए, देखो ना डेट देखो, ईयर देखो, मतलब 1949 1956 के ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड हुआ है, 1 डिकेड भी नहीं हुआ है, ठीक है। हम धीरे धीरे करके उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो IMF वर्ल्ड बैंक ने बोला बेटा ये धीरे धीरे का टाइम, ये परफेक्ट टाइम कभी लाइफ में कुछ नहीं आता है, सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। अभी जैसे निर्भय, तुमने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा था ना कि भारत जो है वो चंद्रयान 3 सर ये लॉन्च कर रहा है, तो ये कितना फीजिबल है कि एक साइड इंडिया की इमेज है, पुअर इमेज वो करके। मैंने बोला ना कि भारत अपनी डेवलपमेंट को बैलेंस करके चल रहा है। मैं उसमें बोलना यही चाहता था आपको रिप्लाई में कि ये परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता कि हम जब पूरा डेवलप कंट्री बन जाएंगे तब हम जाके साइंटिफिक मिशन और इसके बारे में सोचेंगे। अरे सारे लाइफ में रिस्क एक साथ लेकर चलने पड़ते हैं यार। अब आप जब कोई एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप ये थोड़ी ना कहते हो मैं जब IAS बन जाऊंगा तब मैं लवासना जाकर पतले होने का ट्राई करूंगा, फिर मैं एब्स बनाऊंगा, फिर मैं अपने। अरे अभी से ही फिट होकर चलोगे तो फिर बढ़िया रहेगा वो आपके लिए, फिटनेस के लिए। कल को बीमारी लग गई, लवासना में ट्रेडमिल करते हो, हार्ट अटैक आके टपक गए, फिर। अब बात यह है कि IMF वर्ल्ड बैंक ने तो भट्टा बिठा दिया था, ये मतलब सॉरी, उन्होंने ये ऐसा सोचा कि भारत ने तो भट्टा बिठा दिया है। अब हमें भारत को ना चाहते हुए भी प्रेशराइज करना पड़ेगा कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो दरवाजे खोलो, अपने देश के प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी माहौल जो है वो बिल्कुल फ्री और रिलैक्स एटमॉस्फेयर का हो। अब एक और चीज़ होती थी, एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, एक ध्यान से सुनना लास्ट चीज़ ये जिसकी वजह से प्राइवेट इकोनॉमी या प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता था हमारे देश के अंदर, लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज, लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज सिस्टम। किसी भी इंडस्ट्री को अगर ओपन होना है, प्राइवेट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, उनको सबसे पहले लेनी पड़ती थी सरकार से परमिशन। आज हम लोग साल 2023 में बैठे हैं, साल 2023 के मिड ईयर में बैठे हैं। इंडिया की इतनी बातें आती हैं, हाईली एडवांस इकोनॉमी, ई गवर्नेंस, फलाना गवर्नेंस। आप एक एप्लीकेशन आओ सरकारी दफ्तर में, मयूर कितने घंटे में पास हो जाती है वो? होगी भी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। घंटे मत बोलो साल भी, सर ये भी नहीं पता कि साल में भी होगी कि नहीं होगी। होता है ऐसा कि नहीं होता? जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज सिस्टम है, क्या ये इसको सिंबलाइज नहीं करता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का सबसे बड़ा टॉन्ट? याद है, रेड टेपिज्म।
बता चुका हूँ शायद इसके बारे में मैं। फाइलों को कोने में लाल कलर की थ्रेड लगा के साइड में रख दिया जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा चाटा होता है ये। ऐसे ही कहते हैं ना इसको, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ वर्क, रेड टेपिज्म को। अब यहाँ पर जो परमिशन देंगे वो कौन देंगे? सरकार। और सरकार क्या है? एग्जीक्यूटिव ही तो काम करते हैं नीचे वाले लेवल पर। और एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पर? ब्यूरोक्रेट्स। जो लाइसेंस है उसके लिए बहुत लंबा समय लग जाता था, बहुत लंबा समय। हाँ लाइसेंस लेकिन उनको जल्दी मिल जाएगा जिनको अपनी इंडस्ट्रीज गाँव में खोलनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर उनको अलग अलग प्रकार की रिलैक्सेशन भी मिलेंगी। इसी के साथ जब लाइसेंस परमिट मिल रहा है तो कोटा राज सिस्टम क्या है? इफ यू आर गेटिंग लाइसेंस टू ओपन इंडस्ट्री, गुड्स की प्रोडक्शन पर देयर विल बी सीलिंग। इससे ज्यादा तुम गुड प्रोड्यूस कर नहीं सकते। यानी कि इट वॉज एन अटमोस्ट डिस्करेजिंग एटमोस्फियर फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो अंडर दो सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब समझो इन तीनों टर्म को, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लेफ्ट हैंड। लिबरलाइजेशन, एटमॉस्फेयर को लिबरल बनाना है तो कौन से सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा? सबसे पहले लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम, राइट। इसको हटाना पड़ेगा। ये परमिशन इजी तरीके से मिल जानी चाहिए एंड गुड्स की प्रोडक्शन के ऊपर कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, इसके लिए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है इसको हटाना है। और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए अगेन लाइसेंस तो मिलना मतलब इजीली हो जाना चाहिए। प्राइवेट इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए ताकि मिक्स इकोनॉमी के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का योगदान देखिए। अभी क्या है कि सिर्फ नाम के लिए प्राइवेट सेक्टर का एक रूप देखने को मिल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। एक्चुअल में प्योर फॉर्म में इट वाज नॉट अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन, इंडिया शुड ओपन इट्स डोर फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग कंट्री कैसे डिफाइन करती है? अलग अलग कंट्री मतलब अगर कोई कंट्री अपने नज़रिए से इसको देख रही है ग्लोबलाइजेशन को, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? अब हम लोग भारत के नज़रिए से देख रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी with the world economy. Interconnectedness of Indian economy with the world economy, यानी कि ओपनिंग द डोर्स ऑफ द इकोनॉमी, बात वही है। और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एफडीआई का इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट में क्या होता है कि गुड्स की मतलब अभी इसके पीछे मत जाना, अभी हमारा सेपरेट चैप्टर है इसके पीछे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो
फाइनेंशियल मार्केट वगैरह वाला चैप्टर है, इसी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको, और आगे भी आएगा एफडीआई वगैरह का पूरा चैप्टर है हमारा, और ये डिफरेंस कैसे होता है, एफडीआई, एफआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एफडीआई में मैं आपको अभी के लिए इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर गुड्स सामने वाली कंट्रीज़ के लोग अगर भेजेंगे तो आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन में जैसे मैंने मान लो प्रॉपर वो गुड्स में बेच के खुद सेटअप होकर आना चाह रहे हैं, लाइक KFC, मैकडोनल्ड, तो आपको उनको परमिशन देनी पड़ेगी। कुछ MNC खोलना चाह रहे हैं तो ओके। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसी एफडीआई और इसी एफआईआई की मदद से आगे चलकर जब श्री राजीव गांधी जी देश में कंप्यूटर और डिजिटल इकोनॉमी को लाना चाहते थे तो अपोजिशन पार्टीज ने उनका काफ़ी विरोध करा था, आपको पता होगा, है ना। और चैम्बर अपोजिशन बीजेपी थी, और आज पूरा बीजेपी का काम सिर्फ इसी कंप्यूटर, लैपटॉप और ई गवर्नेंस की मदद से चल रहा है। राजीव गांधी ने जब इसको लेकर आए थे तो अपोजिशन पार्टीज ने काफ़ी पार्लियामेंट के अंदर इनकी धज्जियाँ उड़ाई थी, लोकसभा के अंदर, कि कंप्यूटर लाने से ऐसा हो जाएगा, जॉब चली जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये एलपीजी रिफॉर्म जो है, ये टर्म स्ट्रेटजी, इट वॉज कॉइन्ड बाय राव सिंह। राव यहाँ पर कौन, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, एंड उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, जो कि आगे चलकर खुद प्रधानमंत्री बने, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो, दिस स्ट्रेटजी समवॉट एंडेड द लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम। मैंने आपको पूरा नाम बता दिया इसका ऊपर, लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम। अब तो समझ में आ गया ये, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस टर्म में, आपको ज़्यादा पता है आपको इस टर्म के बारे में अब तो, ठीक है। और इट इनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को अडॉप्ट करा गया था टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, एंड किसको लो डाउन करा गया था, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को अगर इनकरेज करा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो हम लोग बेसिकली किसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे, सॉरी कम नहीं बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है विद लार्ज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद इस मॉडल ने, एलपीजी स्ट्रेटजी ने चेंज करके रख दिया नेचर ऑफ प्लानिंग फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड टू इंडिकेटिव प्लानिंग, कि आगे चलकर, मतलब अभी सारी चीजें कहां पर थी, किसके हाथ में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग अपनी जो इकोनॉमी है उसको बहुत अच्छे से आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इंडिकेटिव प्लानिंग जिसने जो बोला ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में, 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, दे सिंबलाइज्ड या देवर कौन सी तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं, इंडिकेटिव प्लानिंग। और मैं सच बता रहा हूँ, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर अभी तक 20 साल में यूपीएससी, 20 साल तो नहीं, उससे पहले के पेपर मैंने देखे नहीं है, टू बी फ्रैंक, 2013 में जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो उसने तब से तो नहीं पूछा, ठीक है। मतलब मैंने इकोनॉमी के ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं देखे, या फिर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है, लेकिन ये क्वेश्चन पेंडिंग है। और जब बात आती है हमारी इकोनॉमी को, अब देश को 75 साल हो गए आज़ादी के, तो अब ये थोड़ी सी क्वेश्चंस के ड्रामेबाजी चलती रहेगी कि इंडिया ने अपना ये गोल रियलाइज़ करा कि नहीं करा। छोटा सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में कल को आ सकता है कि 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो किस प्रकार की इकोनॉमिक प्लानिंग को सिंबलाइज करते हैं, इम्पेरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। पता ही नहीं है किसी को टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, कैसे करेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता रहा था कि आप यही उठा सकते हो कि देखो इकोनॉमी के रिसोर्सेज को लोग कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं अभी तक, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट लोग देने वाले भी, उनको विश्वास नहीं होता कि जिससे वो इकोनॉमी पढ़ने के वहाँ से कवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से पढ़ रहे होते ना इस बुक से डायरेक्टली,
तो हमें भी कुछ नहीं आ रहा होता। सबसे पहले बेस बनाना पड़ता है एनसीईआरटी से, लेकिन वो भी अब कुछ खास काम आती ही नहीं है। बेटर होता है कि मैक्रो इकोनॉमी का अगर पर्सपेक्टिव का आपको डेवलप करना है तो आप जानते हो कि हमारी सीक्रेट बुक कौन सी है, सीवी सचदेवा, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंड्यूसमेंट प्लानिंग, हमने पढ़ा था, इसके बारे में फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। गवर्नमेंट, आपको पता है ना कि सबसे पहले गाड़ी चलाना स्टार्ट करती है और उसके बाद स्टीयरिंग व्हील प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देती है, ठीक है। थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करा जाता है, लेकिन अब ये रेगुलेशन काफ़ी पॉजिटिव होती है। क्यों? ताकि स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करा जा सके। और उसके बाद इट इज़ जनरली प्रैक्टिस इन मिक्स इकॉनमी। तो हमारे देश में मिक्स इकॉनमी मॉडल तो था, ठीक है, लेकिन वो ना अच्छे से इम्प्लीमेंटेबल फॉर्मेट के अंदर नहीं दिख रहा था, सिर्फ नाम के लिए दिख रहा था, थ्योरेटिकल दिख रहा था, नॉट इम्प्लीमेंटेबल। इसलिए अब सेंट्रलाइज प्लानिंग से हमारी इकॉनमी बढ़ पड़ी इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ, जिसमें इकॉनमी की जो कमांडिंग हाइट्स हैं उसकी गाड़ी चलाएगी गवर्नमेंट, और बाद में प्राइवेट सेक्टर को पूरा इनकरेज करा जाएगा कि अब आओ तुम ड्राइविंग सीट पर और तुम चलाओ इकॉनमी को। तो हम बात करते हैं कि एक टर्म की, मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया, लेकिन अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मीन्स आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से। लिबरलाइजेशन, इट मेंट अ पॉलिसी ऑफ डी रेगुलेशन, लिबर्टी दे दी जाएगी। और डी रेगुलेशन कैसे? एंडिंग द लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम, ठीक है। अलग अलग इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, वहाँ पर डी रेगुलेशन करनी है। एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर्स, बात वही है घुमा फिरा कर। तो क्या क्या मेजर्स क्या क्या लिए गए फिर लिबरलाइजेशन करने के लिए? नंबर 1, डी लाइसेंसिंग ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रीज। पहले क्या लेना पड़ता था? परमिशन। मैंने क्या बताया? लंबे समय के लिए वो फाइलें साइड में दब जाती थी। देयर वॉज प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ वर्क in terms of giving permission to private entrepreneurs, private individuals to start industry. Ultimately, it took the shape of red tapeism. इसको ख़त्म करना था, ठीक है। तो delicensing most of the industries, thereby enabling entrepreneurs to enter any industry or trade, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि complete deregulation हमने अपनाई है। लाजिज फेयर है, आप जानते हो ना अब तो, कि गवर्नमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट लेती है डिसीजन, है ना, और फिर उसको पूरी की पूरी तरीके से आज़ादी पे छोड़ दिया जाता है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्टेप बैक कर जाती है ना। जब ये पूरी तरीके से स्टेप बैक कर जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट फेयर इकॉनमी। तो कंप्लीट डी रेगुलेशन या फिर कंप्लीट लार्जेस्ट फेयर इकॉनमी का स्टेप नहीं लिया गया, ठीक है। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी रह गई थी विच रिक्वायर्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग, और कुछ ऐसी थी जिसको तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करा गया, लाइक सिगरेट्स एंड टोबैको, एटॉमिक एनर्जी, केमिकल्स, रेलवेज, न्यूक्लियर एनर्जी, इनको तो बिल्कुल अलाउ नहीं करा गया, ओके। उसके बाद, और आपको भी पता है ये जो है ना कंप्लीट डी रेगुलेशन अभी इसलिए नहीं करा जा सकता क्योंकि यार देखो ये एक स्टेपिंग स्टोन है, एकदम से नहीं। और इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर भी तो यही होता है। यहाँ पर देखो ना, गवर्नमेंट फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करती है एंड प्राइवेट सेक्टर को फिर इंकरेज करती है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखो, वो फिर भी प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती है स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि पूरा प्राइवेट सेक्टर को अगर हम दे देंगे तो सोशलिस्ट टेंडेंसी तो खो ही जाएगी। हमें ये भी तो इंश्योर करना है ना कि रिच और पुअर का गैप कम हो और गरीब लोगों को सब्सिडाइज रेट पर कुछ चीज़ें मिलें, गुड्स भी और सर्विसेज भी, ठीक है। उसके बाद लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी वाली बात आपको समझ में नहीं आ पाती अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में नहीं देता। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि उन इंडस्ट्रीज़ का लाइसेंस जल्दी पास हो जाता था जिनको कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, फिर उनको बिजली भी मतलब सस्ती मिलेगी, टैक्स में भी कंसेशन मिलेगी, कहाँ पर? गांव में खोलनी है, रूरल एरियाज़ में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, यानी कि अब जहाँ मर्जी खोलनी है आपको खोलो, यू आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आपको कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन मर्जर्स, टेक ओवर्स एक्सेट्रा वर लार्जली रिमूव। जैसे आपको पता है ना कि
एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आगे चलकर हुआ था, लेकिन आपको पता है बैंक्स को सरकार ऐसे ही करती थी ना, टेक ओवर कर लेती थी, है ना, मर्ज कर देती थी। कभी कभार प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडस्ट्री में भी सरकार ऐसा करती थी। अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, ठीक है, कि इतने से इतना ज़्यादा कैपिटल है तो अब तुम्हारी जो इंडस्ट्री है वो इतने सारे लोगों को रोज़गार दे रही है, हमें विश्वास है कि तुम बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे अब अपनी इंडस्ट्री को, तो अब इसको हमें दे दो। नहीं, अभी ये सब चीज़ें बेतुकी मानी गई कि भाई उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा करा, उन्होंने अपने पैसे लगाए, सरकार कैसे ले सकती है उनकी इंडस्ट्री को। अब ऐसा भी नहीं था कि कोई गुंडागर्दी है कि आप सोचो कि टेक ओवर कर लिया तो बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन यार एक बात बताओ, एक इंसान ने कितने सपनों के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ अपनी इंडस्ट्री और ये सब एम्पायर खड़ा कर रखा होता है। तो बात वही है ना, आप सोच के देखो बातें कैसे फैलती होंगी कि अच्छा खासा एम्पायर खड़ा भी करा, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन और चुनौतियों के बीच में से इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज़ बनाई, इतना अच्छा अपना इंडस्ट्रियल बेस बनाया, इमेज बनाई, ब्रांड बनाया, सरकार ने उसको ओवरटेक कर लिया। तो भाई चाह कर भी कोई ना फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आना ही नहीं चाहता था, और सरकार को गालियाँ पड़ती थी कम से कम कि सरकार तो भाई पैसा खाने के लिए बैठी हुई, अगर हम ग्रो कर भी गए ना तो सरकार फिर मर्जर कर देगी या टेक ओवर ले लेगी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल मार्केट्स वॉज लिबरलाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। वो अलग बात है कि सेबी 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था उसकी फंक्शनिंग पे रेगुलेशन करने के लिए, यानी कि अब एक प्रकार से जो ट्रेडिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। हालांकि उस टाइम पर पेपर्स पर होती थी ट्रेडिंग, सेबी के आने के बाद पे भी काफ़ी हद तक पेपर्स पे होती रही है, लेकिन अभी तक ना अगर मैं यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा रख दूँ और इसको मैं बोल दूँ 1992 और सेबी के आने से पहले, तो एनएससी और बीएससी इस्टेब्लिश अभी होना बाकी थे। कैपिटल मार्केट आप जानते हो, इसलिए मैं चैप्टर अभी साथ में ही चला रहा हूँ दोनों के वाले, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक बात समझ में आ गई, बताओ, ठीक है। अच्छा, और कैपिटल मार्केट को ऐसे भी लिबरलाइज कर दिया गया कि हमारी इकोनॉमी में क्या, हमारी कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जो शेयर्स है ना, आपको पता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी खरीदते हैं बहुत ज़्यादा। वो काफ़ी हद तक, मतलब जो पूरे दिन ये जो लड़ाई चल रही होती है ना कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक्चुअली लड़ाई चल रही होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में वर्सेस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं श्रेया जिनके पास कैपिटल होती है शेयर्स में लगाने के लिए $1 अरब, 50,000 करोड़ रुपीस, ठीक है, 10 लाख डॉलर्स, इस प्रकार का अमाउंट होता है इनके पास, ठीक है। तो ये जो है बाइंग सेलिंग इन दोनों के बीच में चल रही होती है, बस उसी में अगर कोई इस गेम को जानता है तो छोटे मोटे लोग छोटा मोटा पैसा कमा लेते हैं, बस। तो कैपिटल मार्केट को लिबरलाइज कर दिया गया था, यानी कि अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपने पैसे को लगा सकते थे, इंडियन मार्केट में डील कर सकते थे, ट्रेडिंग कमोडिटीज़ वगैरह में डील कर सकते थे। अब ट्रेडिंग कमोडिटीज़ वगैरह कैसे, आप प्रॉपर तरीके से उस ज़माने के, चलो शेयर मत मानो, ठीक है, कुछ तो थे, लेकिन चलो आप मान लो कि शेयर नहीं है। एक बार को मैंने आपको इंडिया की कमोडिटी मार्केट दिखाई थी, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, धनिया दिखाया था मैंने आपको ये सब, ठीक है, कोरिएंडर। तो इन पे व्यापार तो शुरू से ही होता है, जिसको कहते हैं जैसे एनएससी बीएससी होता है ना, तो इसी को रेगुलेट करने के लिए एक एनएससी बीएससी को नहीं, मतलब कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX, ठीक है। उसके बाद अभी नहीं हुए थे, अभी सेबी नहीं आया, तो फिर ये कैसे स्टैब्लिश होंगे। ट्रेड, मैंने बोला ना पेपर की वजह से, पेपर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए, याद है वो वाली चीज़ जब हम फेस वैल्यू और उस पर करते कि इतने इतने साल बाद आ जाना और मैच्योर होगा तो अगर प्रॉफिट होगा तो तुम आ जाना। ये अभी क्या मतलब हो क्या रहा है, ये माहौल बन रहा है अभी उसकी तरफ जाने का, स्टॉक मार्केट की तरफ जाने का। मतलब ये स्टॉक मार्केट बन गया है लेकिन रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट नहीं है ये, कि कल को मतलब किसी ने आप शेयर लेकर गए, आपको अपना पैसा नहीं मिला ना वापस, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ भी है तो आप किसी के पास कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। इस पर्पज से सेबी स्टैब्लिश करा गया था।
अगर पीएनबी का कल को शेयर बढ़ जाए ना, पीएनबी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के पिताजी तक नहीं रोक सकते मुझे वो प्रॉफिट लेने से भी इतनी स्ट्रिक्ट बॉडी है कि जब पीएनबी को प्रॉफिट हुआ था तो जब दीपांग ने उस रेट पे पैसा वो शेयर खरीदा था तो उसके पीएनबी का प्रॉफिट बढ़ने के बाद और शेयर की वैल्यू बढ़ने के बाद दीपांग के ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा क्यों नहीं गया? अब इससे पहले ये चीज नहीं होती थी, बस ये फर्क है, समझ गए? तभी तो मैं कह रहा था क्या हो गया। हाँ तभी तो यही देखा गया यार, पता है क्यों? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे और फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे। और जैसे ही इस्टेब्लिश हुआ, देखो शुरू में किसी भी बॉडी के अंदर लूप होल निकालना बहुत आसान होता है, बस जैसे ही हुआ इस्टेब्लिश। इससे पहले मतलब क्या हो गया था, स्कैम 1992, ये होता भी नहीं इस्टेब्लिश, ये सिर्फ एक बंदे की वजह से इस्टेब्लिश हुआ, द बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, हर्षद मेहता। और दूसरा बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। इनके बीच में बॉम्बे स्टॉक, उस टाइम पर एनएससी नहीं था, एनएससी बाद में आया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इनके ऊपर वो चलती रहती थी। मयूर वो सीन याद है मूवी का, वो ऑफिसर आता वो उसको वो करने, कह रहा इंट्राडे का प्रॉफिट 4,000 करोड़ रुपए, कह रहा तेरे लिए बड़ी बात होगी, कह रहा इतने तो खर्चा हो जाता है मेरा। हाँ कह रहा 4,000 करोड़ रुपए एक दिन में, कह रहे घंटों घंटों की कमाई है मेरी। एलपीजी का हमारा ये एल वाला पार्ट हो गया लिबरलाइजेशन। अब बात करते हैं पी पार्ट की, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इट मीन्स द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिनको हम लोग बोलते हैं पीएसयू या पीएसई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट सेक्टर से जाते जाते भाई कुछ इंडस्ट्रीज प्लीज प्राइवेट सेक्टर के नाम कर दो। ये हुक्म था, फरमान था, डायरेक्शन थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप एलपीजी को कोट करोगे ना, कभी ऐसा लाइन मत लिख देना कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के प्रेशर की वजह से हुआ। ये प्रेशर या उनका डायरेक्शन, ये तो आप समझने के लिए आप समझ जाओ, लोन उन्होंने दिया था, ये वाली बात कभी खुलकर पेपर के अंदर नहीं लिखनी है। वो आपसे बोलेंगे कि आप प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री के बेटे हो, आपको पता था बंद कमरे के अंदर क्या बातें हुई हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा आंसर राइटिंग में। देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हमें जो मायने में रखनी होती हैं। कई लोग ये सोचते हैं उनका प्रीलिम्स निकल जाता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मेंस में कुछ भी लिख कर आ जाएंगे, उनको समझ में नहीं आता कि मेरे मेंस में इतने कम मार्क्स क्यों आ गए, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था मेरा। तो मैं थोड़ा सा ना सामने वाले की साइकोलॉजी को समझते हुए जो वो सुनना चाह रहा है ना, अपनी बात भी कह जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, ये होती है मेंस आंसर राइटिंग। तभी तो वो ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन देता है, क्रिटिकली एनालाइज, कि शुरू में बुराई करो लेकिन ऑप्टिमिस्टिक एंड पे उसको कंक्लूड करो अपनी बात को। तो इट ऑल्सो इम्प्लाइड ग्रांटिंग मोर ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसाइड ये करेंगे, क्योंकि देखो एकदम से यार प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गुड्स वगैरह ये सब दे दिए या प्रोडक्शन दे दी, वो चीज़ पूरी तरीके से दोस्तों ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है, आप खुद सोच के देखो ना यार इकोनॉमी के रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, स्कार्स इन नेचर, है ना। अब प्राइवेट सेक्टर को अगर कंप्लीट तरीके से डीरेगुलेट करा जाएगा, पब्लिक सेक्टर कुछ भी ना देखे, किसी का नुकसान हो या ना हो, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर ऑटोनॉमी दी गई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि तुम डिसीजन मेकिंग करना, आगे आगे इंडस्ट्रियल सेटअप को तुम ही आगे लेकर चलना, पीछे से प्राइवेट सेक्टर फॉलो करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के रास्ते में कोई अड़चन पैदा मत करना कि तुमने उसको ट्रैफिक पुलिस वाले से पकड़ा दिया कि इसको रोक लो। अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कौन है? लाइसेंस परमिट कोड सिस्टम। मेजर स्टेप्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन इंक्लूडेड पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, याद है अभी मैंने इसका जिक्र करा आपके सामने, आईपीआर 1956। मतलब हाँ बताओ, अच्छा बताओ बताओ। नहीं उसको बोलने दो, 5 मिनट बताओ पहले श्रेया आप अपना। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इंडस्ट्री की हर एक चीज़ A to Z चीज़ ये आगे लेकर चलेंगे, पीछे से प्राइवेट सेक्टर विल फॉलो।
और जो चीज़ें अभी तक इनके पास थी ना, मतलब सारा ठेका इनके पास आ रहा है, सारे प्रोजेक्ट्स इनके पास आ रहे हैं, सारी बिल्डिंग इनके पास आ रही है, अभी थोड़ा थोड़ा बांट देंगे प्राइवेट सेक्टर में। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सरकार ने क्या करा, लैंड को लिया ना, बड़े बड़े जमींदारों से लेकर छोटे छोटे मजले किसान तक, पीजेंट्स तक, बांटे कि नहीं बांटे? अब कैसे बांटे? इंडिया को सब लोग मिलकर धक्का मार रहे थे चारों, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात और अरुणाचल, बताओ लैंड साइज बड़ा कर रहे थे उसका? नहीं ना, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स रिच जमींदारों से लेकर छोटे जमींदारों को दे दिया। और ये काम पॉसिबल कैसे हो पाया? थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। ऐसे यहां पर रिफॉर्म क्या है कि अभी तक सारा मालिकाना हक, सारे ठेके, सारे बिडिंग, सारी ऑक्शन, सारी प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर के हाथ में जाती थी। अब ये लोग खुद उठाकर किसको बांटेंगे? प्राइवेट सेक्टर को। और यहां पर ये जो बात है ना, गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड डिसीजन मेकिंग, ये पता है कौन सी डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है? अभी मैंने आपको क्या बताया, कुछ इंडस्ट्रीज कैसे भी करके नहीं दी जाएंगी प्राइवेट सेक्टर को, लाइक एल्कोहल एंड सिगरेट्स, टोबैको, केमिकल्स, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रेलवेज। समझ गए? आगे बढ़ू, बताओ। अब देखो, अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको। आप कहोगे सर ये क्यों बांटा जाएगा, पब्लिक सेक्टर इतने अच्छे क्यों कि वो बांट देंगे? देखो, सरकार की जिस भी इंडस्ट्री में कभी भी हिस्सेदारी 51% शेयर होल्डिंग की हो तो वो कंपनी होती है पीएसयू। आपको पता होगा ये चीज से। अगर वो 49% हो तो सरकार ने, इसका मतलब अपनी शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेच दी है। अभी जैसे सरकार ने बड़े सारे पीएसयूज को बेचना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार थोड़ी सी कंगली हो गई है, उसके पैसे चाहिए, लेकिन पीएसयू को कंप्लीट तरीके से बेचना अच्छी बात भी नहीं है। याद है मयूर, आप लोगों को याद होगा इकोनॉमिक सर्वे में इस बारी मैंने बहुत डिटेल में करवाया था वो वाला टॉपिक, पूरा डेडिकेटेड चैप्टर। ये बेचना अच्छी बात नहीं है, सोशलिज्म की टेंडेंसी पूरी इकोनॉमी से खत्म हो जाएगी, है ना। अब क्या है इसके केस के अंदर कि सरकार अगर कभी भी अपनी शेयर होल्डिंग से नंबर ऑफ शेयर्स अगर प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच देगी कि हाँ आप तुम भी कंपनी चला सकते हो, या इसका मालिकाना हक तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हारे पास भी होगा, तुम भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा। अगर किसी सरकार पीएसयू को पूरी के पूरी तरीके से बेच दे, या फिर अपनी 51% शेयर होल्डिंग बेच दे कि अब इसको पीएसयू को हमें कन्वर्ट करके प्राइवेट सेक्टर के किसी के हाथ में देना है, बताओ पैसा नहीं आएगा सरकार के पास? आएगा। तो सरकार ने अपने आप को चलाने के लिए ऐसे टॉप इंडस्ट्रीज को अपना ये थोड़ा सा मालिकाना हक बेच दिया इन पीएसयू और पीएससीज में से। लेकिन अगेन डिसीजन मेकर कौन है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ओनली, पीएसयू एंड पीएससी ओनली। समझ में आया? स्टार्ट करें। आप कौन कौन से स्टेप्स थे प्राइवेटाइजेशन के लिए? पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन। इनिशियली एज पर आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, टोटल नंबर ऑफ 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, के 17 मेजर इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के हवाले रहेंगे। जब 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं, पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स, दिस नंबर वॉज रिड्यूस टू 8। अब यानी कि 17 माइनस 8 कितना? 9। वो 9 इंडस्ट्रीज अब क्या करा सरकार ने, इस पीएसयू में से किसके नाम कर दी उसको? प्राइवेट सेक्टर, है ना। अब प्राइवेट सेक्टर को करने का प्रोसीजर क्या है? सरकार ने क्या बेच दिया होगा? अपना मालिकाना हक, शेयर होल्डिंग बेच दी। और सरकार कितने परसेंट पर आ गई? मिनिमम कितने परसेंटेज पे आना पड़ता है सरकार को अगर मालिकाना हक अपना पूरा बेचना है? तो या तो 49% बेचा या फिर 100% बेच दिया। लेकिन क्योंकि ये इंडस्ट्रीज जो थी विच वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर 8 थी, ये 17 थी, अभी 8 हो गई। कितनी बच गई? 9 में सरकार ने कोई शेयर होल्डिंग नहीं रखी थी, पूरी की पूरी देती थी प्राइवेट सेक्टर। सरकार को इससे क्या फायदा हुआ? सरकार को क्या प्राप्त हुआ इसको ऐसा करके? रेवेन्यू यार, पैसा आया। ये कोई मंगल बाजार में बिकने वाली इंडस्ट्री थोड़ी ना है कि ले जाओ ले जाओ। बिडिंग हुई थी, ऑक्शनिंग हुई थी, बोली लगाई गई थी, पैसे मिले थे सरकार को। अब क्या उस टाइम पर इंडिया का आदमी क्या है, पूरे सारे लोग भिख मंगे थे कि मतलब कोई कुछ नहीं खरीद सकता? टेस्को के मालिक को भूल गए? देश आजाद भी नहीं हुआ था, भिलाई स्टील प्लांट खोलकर बैठे हुए थे भाई साहब, है ना। तो एज ऑफ 2019
नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इट स्टैंडर्ड टू। इसमें सरकार कोई भी हिस्सेदारी, मालिकाना हक, परमिशन प्राइवेट सेक्टर को अब नहीं दे सकती है। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस। आपके दिमाग में एटॉमिक एनर्जी को साइड कर दो, आपको उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। रवि पी अग्रहारी की बुक से आपको समझ में आएगा ये। लेकिन अभी आ जाओ रेलवे ऑपरेशन पे। आपके दिमाग में आया होगा सर व्हाट अबाउट दिल्ली मेट्रो। ठेके दिए जाते हैं, आप बोलोगे सर हमें बहुत अच्छे से पता है, जो ठेके दिए जाते हैं जापान के साथ कोलैबोरेशन करके बुलेट ट्रेन बनाई गई है, वंदे भारत में सारे के सारे बाहर की कंट्रीज़ के पुर्जे लगे हैं सर। तो ये कैसे फिर आप बोल सकते हो, या ये राइटर कैसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर द पब्लिक सेक्टर, ये इसी के लिए। देखो डेवलपमेंट के लिए सहयोग लेना, कॉपरेशन लेना, ये नहीं आता रिजर्वेशन की कैटेगरी में कि इट इज़ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। इस लाइन में ये फिट नहीं होता। लेकिन डीएमआरसी में प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ भी मिलकर डिसीजन ले सकते हैं क्या? लोहे के टायर हटा के उसके लगा दो, एमआरएफ के टायर लगा दो मेट्रो में। बताओ कौन रेगुलेट करता है इसको? दिल्ली गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती है रेगुलेट? बताओ फुल फॉर्म क्या है डीएमआरसी की? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो ये दिल्ली मेट्रो किसके अंतर्गत आती है? दिल्ली गवर्नमेंट। अब अच्छे से रेगुलेट करा जा रहा है तो लोगों के दिमाग में ये आता है सरकारी चीज़ें इतनी साफ सुथरी कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ थूकने पर भी 200 रुपये का जुर्माना है? जब तक मेट्रो नहीं आ रही तब तक ट्रैक पे खड़े होकर कोई सूसू नहीं कर सकता, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह। ये कैसे हो सकता है? रेगुलेशन हो गई है अच्छे लेवल से, बात ये। अब आपको पता है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक रिलेटिव हैं, वो भोपाल स्टेशन सुपरिटेंडेंट है। मतलब उनकी परमिशन के बिना कोई भी ट्रेन भोपाल स्टेशन पे पार्क नहीं होती है, जो भोपाल का मेन रेलवे स्टेशन है ना, उनकी परमिशन के बिना मतलब जाती है। अब उनको यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने उनको बुलाया था, मोदी जी बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे, और उनको जिम्मेदारी दी गई, मतलब अलग अलग देश के कोनों से अलग अलग स्टेशन सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया गया था। एंड वहाँ पर उनको बोला गया कि देखो हम ये प्लान बना रहे हैं कि भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है, आई थिंक उसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ऐसे ही कुछ है, तो इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात चल रही है। लाइक जैसे मेट्रो में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है, दरवाजे, श्रेय आपने देखा होगा ना, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के दरवाजे पहले, अब वो हर जगह पे तो नहीं ऐसा है, लेकिन पहले वो दरवाजे खुलते हैं, उसके बाद मतलब वो ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है। आगे वो लगे थे बैरिकेड्स वाले, इलेक्ट्रिक बैरिकेड्स, ऑटोमेटिक। सारी जगह पर तो नहीं है ऐसा पूरा, लेकिन बहुत सारी जगह पर है, मतलब ठीक है, जहाँ पर भीड़ भड़क्का ज़्यादा है, जहाँ पर एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं, कोई मतलब जान गंवा चुके हैं, जहाँ कुछ कुछ घटना हुई है, वहाँ पर उन्होंने ऐसा कर दिया है डीएमआरसी वालों ने। अब ना इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की जो बात चल रही है, अब ये प्रोजेक्ट लंबे समय का है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग का पार्ट है ये, अभी शुरू हो गया। लेकिन तो अब उसमें क्या होगा कि सेंट्रलाइज एसी सिस्टम होगा आपके प्लेटफॉर्म पर, सारी चीज़ें मिलेंगी, जितनी भी ट्रेन वहाँ से जाएंगी, तो कुछ कुछ जो ट्रेनें होंगी, जैसे आपको पता है कि बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में आपको अंदर ही कैंटीन की फैसिलिटी है, आपकी 360 डिग्री चेयर रोटेट कर जाती है, आप फ़ोन चार्जिंग पे लगा सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ ट्रेनों में, जैसे सबसे महंगी ट्रेन जो चलती है वो राजस्थान वाली जैसे चलती है, 1,75,000 उसका एक टिकट का किराया होता है। पूरा प्राइवेट चेम्बर आपको कमरा मिलता है, जिसमें बेड, आपका टीवी, वॉशरूम, सब कुछ लगा रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, लेकिन हालांकि ट्रेनों के लिए नहीं है, जो स्टेशन को ये बोला गया है। अब बेसिकली यहाँ पर अगर स्टेशन को ये राइट दिया गया है, तो आपको पता है मैं क्यों बता रहा हूँ ये वाला एग्जांपल आपको, ये बात क्यों छेड़ी मैंने। भाई पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता इसको, गवर्नमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट अबाउट इन्वेंशन एंड इनोवेशन, उनके पास इतनी मशीनरी नहीं होती है। तो अब वो जाकर यूनियन रेलवे मिनिस्टर की डायरेक्शन पर जाते हुए ये लोग किसको इन्वाइट करेंगे? प्राइवेट सेक्टर को। उनको ठेका दिया जाएगा कि देखो हबीबगंज रेलवे स्टेशन को तुम्हें बनाना है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये ना कैटेगरी है, जैसे भारत सरकार के भी हाल ही में एक योजना आई थी, जब मोदी सरकार ने टेक ओवर करा था सरकार को 2014 में, कि बहुत सारे स्टेशन को चुना गया था, उनको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाना है। थोड़ा सा डिसीजन डिले हुआ, लेकिन अब उस पर काम मतलब जो है वो शुरू हो गया। अब जैसे यूरोप में जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, अमेरिका में होते हैं, बिल्कुल अब ऐसे मतलब बन जाएंगे रेलवे स्टेशन हमारे बहुत सारे जो चुने गए।
जिन पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वहाँ से या कहीं पर भी आते हैं, जैसे भोपाल में कई लोग उतरते हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन जाने को, खजुराहो जाने को, जहाँ पर कामासूत्रा का टेम्पल है, तो यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रेलवे स्टेशन की जैसे बाकी हालत है कि दे आर स्मेली, गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं, कोई एसी नहीं लगा रहता, कहीं रेस्टिंग रूम्स प्रॉपर नहीं होते। अब ये सारी दिशा और दशा चेंज होने वाली है, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को ये ठेका दे दिया जाएगा, वापस कमान कौन संभालेगा? पूरा गवर्नमेंट, जो भी उसकी राज्य की सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी, जैसा भी उनका प्लान है, जो भी है, ठीक है। और एटॉमिक एनर्जी तो वैसे स्कीम दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी जाए। पता चला पुल में से तो ये लोग सीमेंट और चूना निकाल के खा जाते हैं। कोलकाता का ब्रिज गिरा, कभी यहाँ का ब्रिज गिरा, कभी वहाँ का ब्रिज गिरा। ये पता चला 2-4 शहरों को हिरोशिमा नागासाकी बनवाते हैं। रेलवे ऑपरेशन भी इसलिए नहीं दिए जाते ना, आप सोच के देखो। जैसे अभी ना एक इंडिया में अभी ये तो नहीं कहूँगा जल्दी, लेकिन शुरू होने वाली है कैटरपिलर ट्रेन्स, सॉरी नॉट प्लेन्स। अब ये क्या होगा? अभी तक रेलवे ट्रैक पे चलते हैं, रेलवे ट्रैक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, इंडिया का पूरा नेटवर्क फुल हो चुका है रेलवे ट्रैक का। अब कोई रेलवे ट्रैक बिछाने की कोई जगह नहीं बची है। अब ऊपर तार बिछाकर ऊपर से लटकी हुई आएंगी ट्रेनें। दिखाऊं? कैटरपिलर ट्रेन चलती है बहुत सारी कंट्री में। और कैटरपिलर ट्रेन जिसका मॉडल है गुड़गांव में ये शुरू होने वाली है। चलिए, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाए प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिम, ठीक है? पहले देख लेना। जब तक इंटरव्यू ना हो जाए तब तक मत बैठना इसमें, पहले देख लेना कि क्या चल रहा है। पुर्जे भी नहीं बचेंगे यहाँ से गिरिया करे तो। और इंडिया की है, ठीक है, याद रखना, यूरोप की नहीं है। कहीं बैठने के लायक नहीं रहोगे 1 साल तक। ये कैटरपिलर ट्रेन, ठीक है। एक ऐसे ही है, एक ना दोस्तों ऐसी ट्रेन एक और आ रही है, उसका नाम स्लिप हो रहा है मेरे मुंह से। ये ना टरबाइन जैसे प्लेन का होता है ना, तो ऐसा करके उसके पीछे लगा जाएगा, जैसे मतलब पूरी ट्रेन आगे की तरफ है, बैक में ये लगा हुआ है, ठीक है। अब यार इस प्रकार का टरबाइन लगा हुआ है, मान लो इस ट्रेन के पीछे ऐसे ही, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में दे दी। ये मयूर सीधी ना चल के वर्टिकल खड़ी हो जाएगी, ये एटमॉस्फेयर चीर के निकल गई, पता चला। प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या होता है, सॉरी, इसलिए ना अभी हम दे नहीं सकते, क्योंकि अच्छा आपके दिमाग में ये भी आया होगा देने में क्या दिक्कत है। दे देंगे, मालिकाना हक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी उस सेक्टर को पहले रेडी होना पड़ेगा। आपको पता है, जब मैं ये लिस्ट करवाऊंगा ना आपको, तो जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, सिगरेट, टोबैको, केमिकल्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज और डिफेंस इक्विपमेंट्स आते थे। अब यहाँ पर आपको आप कहोगे सर ये 2 ही सेक्टर ये बता रहे हैं 2019 तक नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आप तो अभी इतने सारे बोल रहे थे कि शुरू से ये 5 इंडस्ट्रीज या 6 इंडस्ट्री कभी किसी की होने नहीं देना सरकार ने, सिगरेट एंड टोबैको। क्यों? वो बड़े आगे चलकर अब वो संभाल सकते हैं, तो उनको अब हक दे दिया गया है वो वाला प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। एल्कोहल दे दिया गया है, उसके बाद केमिकल्स दे दिया गया है, बड़ी सारी। आप देखो ना, ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ही तो ज़रूरी है। अब जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र हैं, जिनको काफ़ी लोग आम भाषा के अंदर कहते हैं मोदी वाली दवाइयों की दुकानें, है ना, जहाँ सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। तो अब एक बार बताओ, प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लिया होगा सरकार ने कि नहीं लिया होगा? या फिर ये पूरे कैबिनेट मंत्री ने बैठ के ये दवाइयाँ आए, इसमें ये सॉल्ट डाल दो, उसमें वो सॉल्ट डाल दो, देखते हैं क्या असर होगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो वो भी दे दिया गया। अब इसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर? डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भी सरकार अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई है, और ये वाली बात शुरू हो गई थी 2016-17 से। हम पढ़ेंगे इसको आगे, इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। डिफेंस प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज करना हमारा बहुत ज़रूरी था, अगर हमें इंडिया को ग्लोबल पावर का विजन अगर अटेन करना था। सरकार पैसा तो लगा सकती थी, लेकिन इन्वेंशन इनोवेशन कहाँ से आएगा? तो अब आपको पता है, जो ये रॉकेट्स हैं, जो बूस्टर्स हैं, अभी आप देखना चंद्रयान 3 की स्पेसिफिकेशन आने दो,
पक्का आपको उसमें किसी प्राइवेट सेक्टर का नाम दिखेगा। और मैं आपको रिसेंटली अभी कुछ कुछ जो इंडिया ने मिसाइल्स या पिनाक मिसाइल या जो भी आपने सुने उसके अंदर गैस चेम्बर, फ्यूल, रॉकेट, आप देखोगे कि टाटास ने लगाए हैं अपने, टाटा कंपनी। दिखाऊं मैं आपको, देखना टाटा, ये देखो आर्मी वालों का रॉकेट ट्रक वगैरह। अभी ये देखो पिनाक रेजिमेंट में आपको बोल रहा था ना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखना टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन ने, जैसे अब ये कहोगे आप डिवीजन क्या है भाई, टाटा का नमक भी होता है, टाटा की नेक्सन भी होती है, टाटा की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। टाटा के एक डिवीजन है, कंपनी है स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, इसने ना 490 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त करा है सरकार से, 2 पिनाक रेजिमेंट में कुछ डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए ठेका मिला है। ये देखो टाटा की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टाटा एडवांस सिस्टम्स के ट्रक हैं सारे के सारे। ये किसके लिए दिख रहे हैं, आप और मैं घूमेंगे इसके अंदर, आर्मी वालों के नहीं दिख रहे हैं, आर्म फोर्सेस के नहीं दिख रहे हैं, है ना। ये चीज़ है। दिल्ली में मयूर जितनी बसें आप देख लो, हालांकि वो आर्म फोर्सेस अलग बात कर रहा हूँ मैं, सारी टाटा से लिखी हुई हैं। प्लेन तक के पुर्जे और ये सब बना रहा है टाटा, ये देखो। और ये कैसे अलाउ हो गया, बस ये चीज़ को आगे लेकर जाके पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वो कम कर दी गई। ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से तो हुआ है ना ये सब कुछ। ये देखो 100th आकाश एयरफोर्स लॉन्चर फ्लैग ऑफ इकोनॉमी, देख रहे हो, सारी आर्म फोर्सेस के लिए कुछ ना कुछ कर रहा टाटा। ये देखो फ्लैग, ठीक है। डोंट वरी, ये सब चीज़ें मतलब मैं बता दूंगा, मेरी इसके ऊपर बहुत एडवांस लेवल की सर्च है, तो कोई आपको अलग से कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3, उसके बाद, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉस कॉन्स सब कुछ बताऊंगा, एथिकल इश्यूज़ वगैरह, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ऐसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अभी तक सरकार क्यों नहीं दे रही थी, अब एकदम से क्यों दे दिया गया, क्या इंडिया की प्राइवेट सेक्टर इकॉनमी फुली रेडी है ये सब जिम्मेदारी लेने के लिए, कल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सारे एंगल बताऊँगा मैं आपको उसमें आगे। 1992 के बाद, यहाँ तक पहले बात बताओ, कहानी समझ में आई, आगे बढ़ूँ मैं, कुछ पूछना है, कुछ जानना है? बढ़ूँ आगे, डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है। फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड्स जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या पीएसयू जो बीमार थी, ये कोई कैटेगरी नहीं होती कि यहाँ लिख कर आ जाओ सिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, बीमार थी, बीमार इन द सेंस कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, बैठी हुई थी। और जब ये बैठी हुई थी है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा होता है, हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक की भाषा में क्या कहते हैं? इकोनॉमी जब अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क करती है हम लोग उसको क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये कैसी चीज हो गई? अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो दे वर ब्रॉट विद इन द निगरानी ऑफ परव्यू ऑफ बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रेजोल्यूशन, BIFR, इनके सर्वाइवल के लिए। अब इसने रिकमेंड करा, ये बोर्ड टाइम टू टाइम रिकमेंड करता हुआ है कि ये सारी इंडस्ट्रीज वगैरह किसके नाम पे कर दो? प्राइवेट सेक्टर को दे दो। और ज़रूरी नहीं है, ये एक्सपेक्ट मत करना कि जो तुम काम कर रहे हो वो वही काम करेंगे, जो उनको काम करना है उसके लिए लिबर्टी दे दो। अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ ही को तो बूस्ट करना है, कैसे भी हो। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए एक पॉलिसी आई थी हमारे देश में, मिनी रत्ना और नवरत्न, एज वेल एज, पूरी बात क्यों नहीं करते हैं अरे, महारत्न, 3 कैटेगरी थी, ठीक है।
इसको ऑर्डर में लिखूँ इसके हिसाब से, सबसे बड़ी मिनी रतन, फिर नवरत्न, फिर सबसे बड़ी महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनी रत्न। ये जो ऑर्डर याद रखना है इनका, पहला होता है महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनी रत्न। अब आप कहोगे ये क्या है? कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ऐसा ट्रीट करा गया था कि ये ना जेवरात से कम नहीं है, ज्वेलरी से कम नहीं है। रतन ज्वेलरी होती है ना, अब ज्वेलरी को आप ऐसे ही छोड़ देते हो किसी के भी हवाले अपने घर में? नहीं ना, बहुत संभाल के रखा जाता है तिजोरी में उसको, वो भी करके उसकी टाइम टू टाइम पॉलिश करवाई जाती है और बहुत अच्छे से मतलब उसको रखा जाता है, ठीक है। अब ऐसा देखा गया कि हमारे देश में देयर आर सर्टेन PSUs जिनका कैपिटल साइज़ या प्रोडक्शन साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिस सबसे प्रीशियस ज्वेलरी है, भारी और मोटे कंगन, उनको बोला गया महारत्न। फिर 9 सेक्टर ऐसे, नवरत्न मतलब 9 सेक्टर ऐसे कि जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल इतनी है कि इंडिया का मास सेक्शन, लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनके द्वारा किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसकी पोटेंशियल को बूस्ट करते हैं। वो बोला कि नवरत्न, और फिर कुछ छोटी छोटी जो PSUs हैं इनको हाथ से जाने नहीं देना, वो थे मिनी रत्न। नवरत्न टर्म आप कहाँ पर सुनते हो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में? किसके दरबार की शान थे नवरत्न? अकबर। कोई 2 एग्जांपल दो नवरत्न के मुझे। राजा मानसिंह, तोडरमल और बीरबल, ठीक है। उसके बाद मतलब वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही पूछ लिया, यहाँ लिखने मत बैठ जाना, जैसा आपको ठीक लगे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन के लिए, ठीक है, एनालिसिस के लिए। अभी आप कहोगे क्या होते हैं सर, ज़रा एग्जांपल देना 1-2। आपने सुन रखे होंगे यार ये सब, ये ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भेल, BHEL, भार, लिख देता हूँ, ONGC, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL, ये सारी जो, और ये सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी जो कंपनीज हैं ये इनमें फिट होती हैं, ठीक है। हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज अडॉप्टेड, जहाँ पर गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया ना शेयर होल्डिंग अपनी मेजर बेच देती है, गवर्नमेंट यूज टू सोल्ड देयर इक्विटी इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और ये इक्विटी क्या होता है? शेयर्स या शेयर होल्डिंग। बस इसी पर्पज से मैंने आपका कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर जो फाइनेंशियल मार्केट वाला है साथ में स्टार्ट कराया है, क्योंकि जब तक आप शेयर्स और स्टॉक्स को नहीं समझ पाओगे ना, ये इक्विटी विक्विटी जैसी टर्म्स आपको समझ में आएंगी ही नहीं, आप डिफरेंशिएट कभी नहीं कर सकोगे फिर। तो पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज अडॉप्टेड बाय सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द मार्केट, ठीक है। 3 हो गए, LP। अब बचा है हमारा G, ये तीसरा, ग्लोबलाइजेशन। इट इम्प्लाइड ओपनिंग अप इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया था, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। मेजर्स अंडरटेकन टू चैनलाइज ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडेड, मतलब कैसे जाएगा, कैसे इंडिया दरवाजे खोलेगा अपने। इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन प्रोग्राम्स को अनाउंस करके, जैसा कि हम बेसिकली इंपोर्ट को अलाउ करें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात का ध्यान रखना है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पॉलिसी हमारी ये भी है फिर उसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी,
क्योंकि हमारा बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बीओपी के क्राइसिस की वजह से ही तो पूरा का पूरा भट्टा बैठा था 1990s में, ठीक है। तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन प्रोग्राम्स, कैसे इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करना और इंपोर्ट कोटा को भी कम करना कि इतने से इतने ज़्यादा प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, सरकार ना वैसे ये भी करती थी पहले कि आप बाहर से इस क्वांटिटी से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते, ये सब चीज़ों को ख़त्म करा गया। फिर ओपनिंग अप द इकॉनमी टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की आपकी इकॉनमी में एफडीआई हो सके, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी टू एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज़ ये आ सके। और इसी के अंतर्गत क्या है हमारे देश में, कंप्यूटर है, ठीक है, और इंटरनेट को एक्सपेंड करने की बात करी गई। आपको पता ना, सबसे पहले जब हम लोग छोटे थे स्कूलों में, जब गर्मियों की छुट्टियों का प्रोजेक्ट मिलता था तो हमारे घर में या हमारे किसी दोस्त के घर में या फिर हम कैफ़े पे जाते थे, एक तो वो इंटरनेट होता था, एक और आप जानते होगे एक ऐसा प्लगइन आता था जिसको डोंगल कहते थे, पेन ड्राइव की तरह, जिसमें इंटरनेट रिचार्ज होता था महीने का, जैसे फ़ोन का बिल आता है। ये सब कुछ उसी के रास्ते में होते होते मतलब ये आगे चल के डेवलप हुआ है। क्यों? हम लोग, श्रेया कब की पैदाइश है? 1995 की, मयूर, है ना। 1992 में ये आ रहा, तो एकदम से एक ही दिन में तो नहीं हो गया होगा। 96 या 2000 तक ये सेटअप रेडी हुआ और उसके बाद से फिर हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसे चली है, ठीक है। उसके बाद अलाउइंग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन 1994। दूसरी कंट्रीज़ के उसमें कंटेक्स्ट में रुपी कन्वर्टेबिलिटी हो सके। अब ये रुपी कन्वर्टेबिलिटी जो था ना, ये एक प्रकार का कहने वाली बात है, धोखाधड़ी वाली। इससे बेसिकली कंट्रीज़ क्या चाह रही है, IMF वर्ल्ड बैंक क्या चाह रहा है कि आप अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो रेडी रखो, स्पेशली डॉलर्स की कन्वर्टेबिलिटी के लिए विद रिस्पेक्ट टू रुपीज़। जब ये चीज़ हुई, अलाउइंग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करंट अकाउंट ऑफ BOP 1994, डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी रुपी और रुपी की कन्वर्टेबिलिटी डॉलर के साथ, तब फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग हमारे देश में स्टार्ट होती है। USD ये हो गया हमारा पेयर, ये मतलब डॉलर हो गया अमेरिकन, INR, USD INR, ये पेयरिंग कि डॉलर के रिस्पेक्ट में इंडियन करेंसी मतलब कैसे मूव कर रही है, क्या चल रही है, कहानी चल रही है। ये मार्केट उस दिन आपको मूव करता हुआ दिख रहा था, आज को नहीं दिख रहा है। सैटरडे संडे फॉरेक्स मार्केट क्लोज होता है। मयूर, गुड अपॉर्चुनिटी, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। या तो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट। उसके बाद बस ये हमारा हो गया, LPG रिफॉर्म्स हमारे खत्म। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।